अगर तुम में से भी किसी को ऐसा लगता है कि अभी टेंथ का तो रिटर्न एग्जाम हुआ नहीं, बराबर, प्रीलिम सबका हुआ था। जो भी है, एक प्रीलिम दो प्रीलिम जितना भी हुआ वो, लेकिन अ, जब हम लोग रिटर्न पेपर लिखते हैं ना, तो वो तो अपना मेमोरी का तो टेस्ट है ही, कितना याद है हमें। बट एट द सेम टाइम हाउ डू वी रिप्रेजेंट दैट। बहुत सारे मार्क्स है ना। अगर किसी का हैंड राइटिंग बहुत अच्छा होगा, अपने ट्वेल्थ के बैच में एक स्टूडेंट है, उसका हैंड राइटिंग है ना सेम टाइपिंग जैसे है, सेम टाइपिंग, कोई फर्क नहीं। मतलब उसने शायद से एक आध दूसरा स्पेलिंग गलत भी लिखा होगा ना, तो हैंडराइटिंग के इंप्रेशन में ही वो इग्नोर हो जाएगा मिस्टेक, ऐसा। तो इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो लूपहोल्स है उस पर काम करना शुरू करो। अगर अभी अभी भी रिटर्न एग्जाम तुम लोग अगर लिख कर आते, तो टेंथ का सिलेबस अभी तुम्हें इतना वो छोटा लगेगा। जैन में स्टार्ट किया, मार्च तक खत्म कर देंगे पढ़कर। लेकिन तुम्हारा 11th और 12th वैसा नहीं है, एंड स्पेशली फॉर एस्पिरेंट्स, नीट JEE। हाउ मेनी आर नीट एस्पिरेंट्स इन दिस? नीट नीट कितने लोग देने वाले हैं या देने देना चाहते हैं? नीट नाही, तू नाही, मुकुंद, नाटा द्यायचे। ओके, JEE कितने लोग देना चाहते हैं? नाटा वाला सिर्फ एक ही है, पुढं, नाटा सिर्फ फक्त। बाकी कोई है जो डिफेंस में जाना चाहता है? सुजाता, अनुषा, डिफेंस, NDA। अच्छा, एक चीज तुम सब यहाँ पे फिट करके रखो। अगले 2 साल तुम लोग जो भी पढ़ोगे, यू विल नॉट लर्न टू राइट डाउन इट फॉर 2 मार्क्स 3 मार्क्स। और एंट्रेंस का जो हिसाब रहता है, एंट्रेंस के लिए ना बहुत सारे बच्चे क्या फॉलो करते हैं, पहले 11th का पढ़ेंगे 11th के ईयर में, फिर 12th का पढ़ेंगे 12th के ईयर में, फिर बोर्ड एग्जाम लिखेंगे, और उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें एंट्रेंस करेंगे। गलत अप्रोच, अप्रोच गलत, मार्क गलत। अप्रोच सही तो मार्क भी सही। भले तुम्हें कॉलेज का इंटरनल एग्जाम लिखना होगा, जिसे तुम इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर नॉट इन इंटीग्रेटेड कॉलेजेस, बराबर। अगर तुम्हारा 12th का भी एग्जाम हुआ तो बोर्ड एग्जाम के लिए तुम लोग प्रिपेयर करोगे ही करोगे। बट एट द सेम टाइम यू शुड टेक केयर ऑफ द फैक्ट कि इन सब में सबसे पहले तो तुम्हारा डेडिकेशन हिलना नहीं चाहिए, और दूसरा तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल। तुम्हें ऐसे लग सकता है कि अरे ये अभी पक गए, लेकिन तुम लोग ये सोचो, जो नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं ना, स्पेशली उनके लिए नीट का 720 का एग्जाम होता है, बराबर। लास्ट टू लास्ट ईयर एक पंजाब का एक स्टूडेंट था, ही स्कोर्ड 713, 712 सॉरी, 712 मार्क आए उसे, सिर्फ 8 मार्क। मतलब हम लोग ऐसे कंसिडर कर सकते कि उसने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए। एक क्वेश्चन 4 मार्क का ना, तो 2 क्वेश्चन छोड़ दिए उसने। लेकिन 2 क्वेश्चन टोटल कितने रहते हैं? 180 क्वेश्चंस, PCB। उसने 178 अटेम्प्ट किए और सबके सब राइट आ गए, बराबर ना? ये कैसे आया रहेगा? हैव यू एवर थॉट? उसने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इतनी की है ना, कि क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या है ये भी उसे मालूम है, उसे प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, तभी पॉसिबल है ये। क्वेश्चन दिखा, उसने कम से कम 100 200 बार वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया रहेगा प्रैक्टिस करते वक्त, उसे आंसर भी मालूम है, इसका आंसर यही आना चाहिए, है कि नहीं? इतनी प्रैक्टिस, इतना हार्डवर्क, इतने एफर्ट्स डालने की तैयारी है, देन द साइंस इज मेंट फॉर यू।
समझा? चलो अब स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? और फिर से बोल रहा हूँ सबको, जिनको कम परसेंटेज मिले हैं, कम ज़्यादा ये अपना क्राइटेरिया होता है। अब टेंथ के कहीं आगे निकल आ चुके हो तुम लोग। एक महीने के बाद है ना, शायद से 96, 95, 93 वालों को कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन 60 वाला छलांग मार देगा। तुम्हें कहाँ पर रहना है तुम लोग? वो, दिस इज वेरी बैड हैबिट, दैट टू मिंगल अराउंड योर पास्ट। छोड़ दो अभी। जो हर दिन अब लोग सीखेंगे, वो समझ में आ रहा है या नहीं, इसके लिए अभी देखो। हम्म। चलो। लास्ट टॉपिक क्या हुआ है अपना? एवरेज एटॉमिक मास। क्लोरीन का एग्जांपल देखा था हम लोगों ने, वो रिलेटिव परसेंटेज 3:1, बराबर ना? ओके। चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो। नेक्स्ट टॉपिक लिखोगे स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री, इसमें ना हमें इतना बड़ा स्कोप है स्टोइशियोमेट्री पढ़ने में। मतलब टॉपिक तो एक ही है, इसमें कम से कम 17-18 अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं एक ही चैप्टर में। एज द चैप्टर्स नेम इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो कॉन्सेप्चुअली पढ़ने में तो स्कोप है ही नहीं, मतलब देयर इज लिमिटलेस, बराबर? तो स्टोइशियोमेट्री का सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट क्या है ये पहले पढ़ पढ़ लेंगे। उसके बाद उसके एक एक न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। एंड once again I'm asking, everyone is comfortable with the log table now? लॉग में कितने लोग नहीं थे? कितने? आर्यन तू नव्हता लॉगला? अ, अभी लेक्चर के बाद ऑफिस में जाकर लॉग का लेक्चर शायद से एक वो स्टडी लाइव पे भी आई थिंक अवेलेबल है, उसका पाथ। लैपटॉप मोबाइल पे भी वो देख सकते हो, लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर है वो। उसका पाथ ऑफिस से जाते वक्त ले लोगे। लॉग एंटी लॉग कैसे देखना है वो सबको आना ही चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में तुम्हें लॉग टेबल ऑन पेपर बताना होता है। इट्स नॉट लाइक सीबीएसई एंड टेंथ का कैलकुलेशन। सीबीएसई में ऐसे चलता है, राउंड ऑफ करके वैल्यू, सीधा कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेट। हमारे इसमें नहीं चलता वो। इसलिए तुम्हें लॉग कैलकुलेशन जो भी होगा वो पेपर पे दिखाना होता है। सो सब लोग जो लॉग में एबसेंट थे वो पाथवे लेकर जाएंगे। यू विल गो थ्रू दैट वीडियो लेक्चर। आई थिंक 2 या 3 लेक्चर्स है ना, जो भी है वो। हम्म। अब स्टोइशियोमेट्री पर आते हैं। स्टोइशियोमेट्री का मतलब होता है बैलेंस रिएक्शन की केमिस्ट्री। हम्म। टेंथ का चैप्टर नंबर 3, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, जिसमें तुम लोगों ने सपोज वर्ड फॉर्मेट में तुम्हें रिएक्शन दिया है, सपोज कॉपर सल्फेट प्लस फेरिक क्लोराइड, तो तुम लोगों ने उसके फॉर्मूला में लिखा है ना उसे, CuSO4 प्लस FeCl3 गिविंग सो एंड सो, बराबर? मैंने सिर्फ एक वर्ड फॉर्मेट में रिएक्शन वही लिखते हैं, डोंट कॉपी एनीथिंग। कॉपर सल्फेट प्लस फेरस क्लोराइड, ये हमें देता है कॉपर क्लोराइड प्लस फेरस सल्फेट, ये हमें देगा। ये वर्ड फॉर्मेट में लिखा मैंने, लेकिन कॉपर सल्फेट का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, विच इज CuSO4
फेरस क्लोराइड FeCl2 गिविंग CuCl2 प्लस FeSO4, बराबर। ये पूरी रिएक्शन कॉपर, फेरस, सल्फर और ऑक्सीजन, इन चार एलिमेंट्स के लिए बैलेंस है या नहीं, ये देखो। बैलेंस्ड है। कॉपर एक एक, फेरस एक एक, दो क्लोरीन दो क्लोरीन, एक सल्फेट और एक सल्फेट, बराबर। अगर ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है तो हम लोग इसे कहेंगे ये स्टोइशियोमेट्रिक रिएक्शन है। स्टोइशियोमेट्री का मतलब किससे होगा? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन से। अगर मैंने रिएक्शन ये लिखा है CH4 प्लस O2 गिविंग CO2 प्लस H2O, पहले मुझे ये बोलो, ये थियोरेटिकली करेक्ट है या रॉन्ग है? बैलेंस के लिए पूछा ही नहीं है मैंने, मैंने पूछा है थियोरेटिकली ये करेक्ट है या रॉन्ग है। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दिस इज राइट वन? हाथ ऊपर करो बिंदास, डरो मत। गलत होगा तो भी बाद में देखेंगे। ये राइट है। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दिस इज रॉन्ग? ओके। कितने लोग कुछ भी नहीं सोच रहे हैं? दिस इज वेरी, दिस इज डैम रॉन्ग। हाँ, कुछ तो होना ही चाहिए अपना रिप्लाई। मुकुंद, व्हाट डू यू थिंक? रॉन्ग है। रॉन्ग ना? एक सेकेंड, लेट मी करेक्ट। ये जो तूने अभी बताया कि यहाँ पे दो है और यहाँ पर तीन है, फिर से ये तूने किस लिए कहा? वो बैलेंस्ड है या नहीं, बराबर ना? बैलेंस तो है ही नहीं है, हमें से हर एक वही बोलेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है मैंने? थियोरेटिकली ये करेक्ट है या रॉन्ग है? क्यों? रॉन्ग या राइट? राइट, क्यों? रॉन्ग ना? राइट बोला था। हाँ। हाँ। आदित्य, कंबशन म्हणून ये राइट है। ठीक है। नहीं नहीं, आइडिया होने चाहिए अभी, फटाफट। सही गलत कुछ भी होने दो, जब तक गलत बोलोगे नहीं तब तक सही सीखोगे नहीं। प्रिया, व्हाट डू थिंक? राइट है। अजल, राइट है। मुझे ये बोलो, मीथेन ये क्या है? अल्केन। इन जनरल इट इज हाइड्रोकार्बन। कोई भी हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, दैट इज नथिंग बट कंबशन रिएक्शन, बराबर। कंबशन इज बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। हाइड्रोकार्बन कोई भी हो, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एसिड्स, कोई भी, हर एक हाइड्रोकार्बन कंबशन में दो ही प्रोडक्ट्स बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसलिए ये थियोरेटिकली करेक्ट है, लेकिन स्टोइशियोमेट्रिकली देखेंगे रॉन्ग है। तो स्टोइशियोमेट्रिकली यहां पे टू और हाइड्रोजन चार है, लेकिन ये अभी मैंने डायरेक्टली ऐसे बताया, उसका भी सीक्वेंस है। और वो सीक्वेंस क्या है? जब भी तुम्हें रिएक्शन बैलेंस करना होता है ना हाइड्रोकार्बन के कंबशन का, तो तुम लोग बैलेंस कैसे करोगे? मतलब सबसे पहले कार्बन का नंबर देखो, बैलेंस्ड है।
उसके बाद हाइड्रोजन का नंबर देखो, यहां पे 4 हाइड्रोजन, यहां पर 2, यहां पर 2 लिखेंगे। उसके बाद राइट साइड पे ऑक्सीजन का नंबर देखो, 4, यहां पे सिर्फ 2 थे, अब ये पूरा बैलेंस हुआ। वेरी क्लियर। अब ये जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखा जाए फिर से, बैलेंस केमिकल रिएक्शन इज विच रिएक्शन? स्टोइशियोमेट्रिक रिएक्शन, बराबर। अब ये स्टोइशियोमेट्रिक रिएक्शन के लिए हमारे पास 3 अलग अलग टाइप के रिलेशन होते हैं। द फर्स्ट रिलेशन इज मास मास रिलेशनशिप, दूसरा होता है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, और तीसरा होता है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है ना। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक सेकेंड, हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए भी यही लिखा है, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, यही टर्म में लिखा है, बराबर। लेकिन जब हम लोग किसी भी रिएक्शन को देखेंगे, अपने जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं वो कौन सी अलग अलग स्टेट्स में एग्जिस्ट हो सकते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3। अगर सॉलिड्स लेंगे तो उनका मास, लिक्विड्स और गैस के लिए, बराबर। तो किसी भी रिएक्शन में हम लोग रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास, इनके लिए कंपैरिजन कर सकते हैं। तब हम लोग कौन सा रिलेशन पढ़ेंगे? अगर लिक्विड या गैसियस स्टेट में रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स हो गए तो हम लोग कौन सा रिलेशन? लेकिन अब लॉजिकली बोलो, मुझे एक गैस है, उसकी मतलब उसका वॉल्यूम मेजर करना इजी है ना, लेकिन जितना वॉल्यूम हम लोग लेंगे उसका एक फिक्स मास होगा या नहीं? होगा। तो सॉलिड्स, लिक्विड्स या गैस के लिए बाय डिफॉल्ट कौन सा रिलेशनशिप पढ़ सकते हैं हम लोग? मास वॉल्यूम रिलेशनशिप ऑल्सो। नहीं समझा? एक्चुअली ये किसी के लिए भी पढ़ सकते हैं वैसे, लेकिन एक्सक्लूसिवली जब सॉलिड्स होगा तब मास मास रिलेशनशिप। या फिर अगर हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं, मालूम है ना, सभी को आता है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन, एवरीवन, अमन, आता है ना पक्का? हाँ। तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे, फॉर एग्जांपल अभी बता देता हूं, देखो, पहले सब समझ लो और बाद में एक साथ कॉपी कर लो। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, कार्बन का है 12 और ऑक्सीजन का है 16। रिएक्शन का रेशियो यही है। सपोज CH4 प्लस 2O2 गिविंग CO2 प्लस 2H2O। यहां पे मीथेन का कोएफिशिएंट क्या है? यहां पे 1, ओवर ईयर 2, 1, 2। लेकिन अगर ये मीथेन गैसियस स्टेट में है, ऑक्सीजन गैस, CO2 गैस और वाटर भी मतलब स्टीम बन गया, इन शॉर्ट, बराबर। गैस के लिए क्या मेजर करना? तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन combines with 2 volume of oxygen to form 1 volume of CO2 and 2 volume of H2, बराबर। वॉल्यूम का रेशियो लिया है ना मैंने, तो कौन सी रिलेशनशिप पढ़ूंगा? वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। आर यू गेटिंग? लेकिन CH4 का मॉलिक्यूलर मास ऐसे ही निकलेगा ना,
कितना हो जाएगा? 16। 2O2 मतलब टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए? 4। सो आई विल बी राइटिंग 4 into 16, टोटल कितना हो जाएगा? 64। CO2 का मॉलिक्यूलर मास 12 प्लस 2 into 16, टोटल बिकम्स 44। 2 और ब्रैकेट में हाइड्रोजन के 2 आइटम, उसका मास प्लस 16। सो 16 प्लस 2 18 एंड 18 2s आर 36। ये क्या कैलकुलेट किया है हम लोगों ने? मॉलिक्यूलर मास। तो 16 ग्राम मीथेन अगर लेते हैं, ऑक्सीजन का 64 ग्राम इतना मास लगेगा, जो कि हमें क्या देगा? 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 36 ग्राम ऑफ वाटर ना। ये कौन सा रेशियो निकला अपना? मास मास रिलेशनशिप। वेरी क्लियर? पक्का? लेकिन यहीं से हम लोग एक और रेशियो निकाल सकते हैं। 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिक्वायर्स 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, है कि नहीं? तो ये कौन सा रिलेशन ले लिया मैंने? मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। समझा अभी? पक्का? चलो लिखो अभी। स्टोइकोमेट्री टॉपिक लिखा। इट इज द स्टडी ऑफ, स्टोइकोमेट्री में इट इज द स्टडी ऑफ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस। It can be studied, it can be studied in 3 different ways. It can be studied in 3 different ways. Number one, mass mass relationship. दूसरा, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। और तीसरा, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। ओके? अच्छा, लेट मी आस्क वंस अगेन, सभी को मॉलिक्यूलर मासेस कैसे फाइंड आउट करते हैं आता है? ये ऐसे, अगर तुम्हें एटॉमिक मासेस दिए गए हैं तो किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं हम लोग, बराबर? वन मोर थिंग, तुम्हें फॉर्मूले कैसे बनाने हैं वो आता है? कंपाउंड का सीखा है हम लोगों ने। हाँ, फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम फॉस्फेट, क्या फॉर्मूला होगा? पूरा फॉर्मूला, पोटेशियम फॉस्फेट। मुकुंद, जल्दी, वो तुझे मालूम होगा। लक्ष्मी, इट इज K3PO4। वन मोर चांस ना। फेरिक सल्फेट, क्या फॉर्मूला होगा? वन बाय वन। फेरिक सल्फेट, कम अगेन।
बोल ना, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर जरा. एफ ई. सांग बिंदास. मी सांगितलं नाही कोण राईट आहे कोण रॉंग आहे. सांग बिंदास तू. एफ ई 3SO4. काजल. एफ ई 3SO4. लक्ष्मी. Fe2SO4. आदित्य. सर येस बोलो हर्षिनी. लावण्य, हाँ सर बोलो. सर Fe2SO4 TIs। अरे गुड. अच्छा हुआ तो ऑनलाइन बैठे, इनको समझा नहीं कुछ क्या फॉर्मूला है. चलो जल्दी बोलो. इट इज Fe2SO4 थ्राइस. बराबर ना. समझेगा कैसे तुम्हें फॉर्मूले तैयार कैसे करने हैं? मालूम है. वो रेडिकल्स की नोटबुक निकल तू तेरे 9th की. ये भी इतना इतना मस्त इंटरेस्टिंग पार्ट है. किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला तुम लोग बना सकते हो. जैसे कि सपोज तुम्हें दिया है एल्यूमिनियम का रेडिकल. कैसे होता है? एल इज एलिमेंट. यस. रेडिकल चार्ज आयन Al3+. अगर मेरे पास है बेरियम Ba2+. कैल्शियम है Ca2+. मैग्नीशियम है Mg2+. सोडियम एंड पोटेशियम अगर है, दे आर गोइंग टू बी Na+ एंड K+. ये इनके पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल्स हैं. अगर मेरे पास सल्फेट है SO4 2-. लक्ष्मी, बाद में सब देता हूं, डोंट वरी. पहले सिर्फ देखो. फिर है सल्फाइड S2-. फिर है कार्बोनेट CO3 2-. हाइड्रोक्साइड OH-. ये कुछ एग्जांपल्स है. सपोज मैंने बोला सोडियम कार्बोनेट. तो क्या करना, हमें जो भी कंपाउंड बोला गया है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का रेडिकल क्या है Na+. और कार्बोनेट CO3 2-. उनके जो अपर चार्जेस है ना, ये सेम है क्या न्यूमरिकली? साइन तो रहेगा प्लस माइनस. नंबर सेम है क्या? नहीं. उसे बैलेंस करने के लिए क्रॉस रेशियो में लेंगे. तो 2-1. बराबर. इसका मतलब Na 2 लगेंगे और कार्बोनेट एक ही लगेगा. सोडियम कार्बोनेट Na2CO3. समझा अभी? अगर मैंने एल्यूमिनियम सल्फाइड बोला, अगर एल्यूमिनियम सल्फाइड SuLPHID, एल्यूमिनियम का रेडिकल Al3+. सल्फाइड का रेडिकल S2-. फिर से न्यूमेरिकली बैलेंस नहीं है, तो इसे क्रॉस रेशियो में लेंगे. एल्यूमिनियम के 2 और सल्फर के 3. Al2S3. समझा अभी? पक्का? एक बार ये फॉर्मूले तुम्हें आ गए तो बैलेंस रिएक्शन कुछ भी हो हम लोग लिख ही सकते हैं. वेरी क्लियर. लिस्ट ऑफ रेडिकल्स लिख लो अभी. और ये लिस्ट ऑफ रेडिकल्स जो है ना, ग्रुप 1 में कौन से एलिमेंट आते हैं? कौन से? ली
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम डाउन द ग्रुप 1 के, इन सब पे परमानेंट +1 चार्ज होगा। उसके लिए याद रखने की भी जरूरत नहीं है कौन सा चार्ज। 1 के एलिमेंट +1, ग्रुप 2 के एलिमेंट परमानेंटली +2। समझा? लेकिन एलिमेंट याद रखने पड़ेंगे हमें। चलो लिखो। लिस्ट ऑफ रेडिकल्स लिख रहे हो ना? पहला लिखोगे सब पॉइंट ए, क्या बोलते हो उसे, बेसिक रेडिकल्स। सब पॉइंट ए बेसिक रेडिकल्स। बेसिक रेडिकल्स का मतलब ब्रैकेट में लिखोगे पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिकल्स। हम्म अब उसमें ग्रुप 1 Li+, Na+, K+, Rb+, सीजियम+, फ्रांशियम+। उसके बाद ग्रुप 2 बेरिलियम 2+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, बेरियम 2+, Ra2+, रेडियम 2+। फिर बाकी सारे रेडिकल्स में फेरस का मतलब Fe2+, फेरिक का मतलब Fe3+, क्यूप्रस Cu+, क्यूप्रिक Cu2+, जिंक जिंक को स्टार मार्क करके रखो, दिस इज परमानेंट 2+। जैसे ग्रुप 1 के एलिमेंट परमानेंटली +1 बताएंगे, ग्रुप 2 के परमानेंटली +2 बताएंगे। जिंक है ना, ट्रांजिशन मेटल में आता है, डी ब्लॉक में। वो अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है जो कि परमानेंट +1 +2 का चार्ज बताएंगे, लेकिन जिंक ट्रांजिशन मेटल होने के बावजूद भी परमानेंटली एक और एक ही स्टेट बताएगा, 2+ की। देन एल्यूमिनियम Al3+। ओके, डन। डन भूमि। उसके बाद सब पॉइंट बी एसिडिक रेडिकल्स। नोटबुक किधर है रे तेरा? एसिडिक रेडिकल्स। एसिडिक का मतलब ब्रैकेट में क्या लिखोगे? नेगेटिवली चार्ज रेडिकल्स। Sir, यस। सर पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल्स को बेसिक रेडिकल्स बोलते हैं, तो नेगेटिवली चार्ज रेडिकल्स को क्या बोलते हैं? एसिडिक रेडिकल्स।
डन सोन। ये सब नीट का एग्जाम जब तक तुम्हारा होता नहीं तब तक याद रखना है। हाँ? नहीं, 2 साल के लिए इतने बस हो गए ना। चलो अब मैं कंपाउंड बोलूं। हाँ, तुम्हें फॉर्मूला तैयार करना है, और एक भी एरर नहीं आएगा तो गुड। हाँ, आना नहीं चाहिए वो अलग बात, बट दिस इज एक्सपेक्टेशन लेवल ना। नहीं आएगा तो गुड। हाँ, चलो नंबर 1, कैल्शियम फॉस्फेट। पहले सारे कंपाउंड लिख लो, आगे फॉर्मूले कर दो। दूसरा, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। फॉस्फाइड, PHOSPHIDE, फॉस्फाइड। तीसरा, एल्यूमिनियम आयोडाइड। एल्यूमिनियम आयोडाइड। फोर्थ, मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम नाइट्रेट। फिफ्थ, बेरियम बाइकार्बोनेट। बेरियम बाइकार्बोनेट। सिक्स, पोटेशियम सल्फाइट, SULPHITE। सेवेंथ, लिथियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, एट, फेरिक नाइट्राइट। फेरिक नाइट्राइट, NITRITE, नाइट्राइट। सेकेंड लास्ट, क्यूप्रस ब्रोमाइड। लास्ट, जिंक फॉस्फेट। स्टार्ट। फटाफट हाँ? 5 मिनट में सारे फॉर्मूले होने चाहिए, जल्दी। आवाज बिल्कुल भी नहीं। चलो, आई विल डिक्टेट द फॉर्मूले, जस्ट क्रॉस चेक। सबसे पहला, कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 ट्वाइस। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड ALP। एल्यूमिनियम आयोडाइड ALI3। मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 ट्वाइस। बेरियम बाइकार्बोनेट BaHCO3 ट्वाइस। पोटेशियम सल्फाइड K2SO3। लिथियम कार्बोनेट Li2CO3। फेरिक नाइट्राइट FeNO2 थ्राइस। क्यूप्रस ब्रोमाइड CuBr। जिंक फॉस्फेट Zn3PO4 ट्वाइस। सारे करेक्ट? या
कितने रॉन्ग? 3 रॉन्ग। सुजाता? एक रॉन्ग ना? हाँ, गुड। काजल? 3। अच्छा। साक्षी? 4 राइट डाले। ओके। अमन? 2 रॉन्ग आ गए, यानी कि 3 रॉन्ग आ गए। 5 किया, उसमें एक रॉन्ग। आदर्श? अरे वाह, सब राइट। भूमि? 5 रॉन्ग? 5 रॉन्ग आले? कसं काय? आदित्य? एक रॉन्ग। लक्ष्मी? 3 रॉन्ग आ गए। 3 रॉन्ग आ गए। रोहित? 2 रॉन्ग। आर्यन? 5 लिहिलेले, एक रॉन्ग. मुकुंद? लिहिलेच नव्हते? चुकले. आता कळलं कसं लिहायचं ते पहिलं? नाही कळलं. किसका? एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। देखो, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड के लिए जो अपने रेडिकल्स है P3- एंड एल्यूमिनियम 3+, न्यूमेरिकली सेम है ना? ये कैंसिल हो जाएंगे, फॉर्मूला बचेगा AlP। और इसका मतलब ये है जब कैटायन और एनायन दोनों के चार्जेस न्यूमेरिकली सेम होंगे तो उनका रेशियो 1:1 का होना चाहिए। अरे वो तो कंबाइन होंगे ही नहीं ना। दो पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे तो रिपल्शन हो जाएगा। बॉन्ड होने के लिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना ही चाहिए ना। समझा? इसी को कहते हैं बेसिक समझना। हाँ, अभी तुम लोग लॉजिक लगाओगे ना एग्जाम में, तो लॉजिक तभी करेक्ट लगाओगे जब बेसिक क्लियर है। समझा? देन मुकुंद, 2-3 मी मॉलिक्यूल दाखवतो पटकन. मग बघ. Sir, येस, बोलो. sir, can you show again potassium sulfide? एक सेकंड लावण्य, आई थिंक यू हैड मेंशनड इट रॉन्गली. आई हैड डिक्टेटेड फॉर पोटेशियम, not sulfide but for sulfite. Given is this. Okay, okay. हाँ, सो कॅल्शियम फॉस्फेट अगर असेल तर कॅल्शियम रॅडिकल इज Ca2+ and phosphate PO4 3-. ये नंबर देखो, न्यूमेरिकली सेम है क्या? नहीं. जब सेम नहीं है तो क्रॉस रेशियो में लेना है. मतलब कैल्शियम के कितने एटम्स? 3. और PO4 के कितने ग्रुप? 2. असे फॉर्म्युला तयार करायचे. कळलं आता? व्हेरी क्लियर. चलो, अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. चलो, इसके लिए लॉक की कोई जरूरत नहीं है. हाँ? चलो, अब ये स्टोइशियोमेट्री के ही प्रॉब्लम्स हैं, शुरू हो जाएंगे वो. कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 produced. Calculate the mass of CO2 produced on complete combustion of 24 gram of ethane. ETHANE, ethane. हम्म? कौन सी रिएक्शन बोली हमें? कंबशन. कंबशन का मतलब रिएक्शन विथ
ऑक्सीजन। इथेन हाइड्रोकार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इथेन का फॉर्मूला क्या है? C2H6 plus O2 shall give us CO2 plus H2। बैलेंस रिएक्शन लिख सकते हो तुम लोग। पहले सॉल्यूशन में लिखो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन फॉर कंबशन ऑफ इथेन। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन फॉर कंबशन ऑफ इथेन इज, लिखो रिएक्शन और उसे बैलेंस तक लेकर आ जाओ। चलो नेक्स्ट ओवर हियर। एंजॉइंग रिया? एंजॉइंग ना? मजा आ रहा है? काम कुछ में मजा आना चाहिए, है कि नहीं? देखो, इथेन C2H6 प्लस O2 गिविंग CO2 प्लस H2O, ये तो स्टैंडर्ड रिएक्शन है। पहले कार्बन और हाइड्रोजन को बैलेंस करके लेंगे। C2 मतलब 2 कार्बन, H6 मतलब 3 कार्बन, बराबर। 2 2s प्लस 3, 7 ऑक्सीजन एटम्स है ना। अगर मैंने यहां पर 7 लिखा, 14 ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे। डिवाइड बाय 2 करो, 14 ऑक्सीजन एटम्स हो गए ना जब ये 7 लिखे थे, बराबर। 7 O2 लिखना मतलब 14 ऑक्सीजन एटम्स ना। हाँ सुनो, अब मैंने लिखते वक्त यहां पे 7/2 लिखा, मतलब किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए ना। तो पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, 2C2H6 प्लस यहां पर 2 × 7/2, ये कैंसिल हो जाएगा। 7O2 गिविंग 4CO2 प्लस 6H2O। सारे होल नंबर्स आ गए कि नहीं? समझा क्या करने का? हाँ, अरे जहां पे तुम लोग खड़े हो ना उसके एक स्टेप आगे ही अपना आंसर है। हाँ, और ग्राउंड पे रहकर सोचो। JEE नीट मतलब क्या सातवें आसमान का नहीं है, ग्राउंड का ही है। हाँ, और अभी एक ध्यान में रखोगे, बैलेंस करते वक्त फ्रैक्शन आया तो डरने का नहीं, बराबर ना। और ये भी ध्यान में रखोगे बैलेंस रिएक्शन में फ्रैक्शन आ ही सकता है, 7/2, 9/2। हाँ, लेकिन ऐसा कभी आएगा ही नहीं, ये भी अगली बात। 7/3 आएगा ही नहीं, है कि नहीं? और एक चीज यहां पर देखो, और तुम लोग मुझे बताओगे उसके पीछे क्या लॉजिक है। हम्म? ये 4 रिएक्शन देखो, कौन सी रिएक्शन है ये सब? कंबशन। किसका कंबशन हो रहा है? अल्केन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। क्या कॉमन, क्या डिफरेंस है? मीथेन एंड प्रोपेन आर अल्केन्स विथ ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बराबर। ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का कंबशन वोल नंबर इंटीजर में आ जाएगा, और इवन नंबर का जो कार्बन एटम होगा उसके लिए हमें फ्रैक्शन लगेगा। जो मीथेन में कितने कार्बन? एक। प्रोपेन में 3, ये देखो सामने ही है।
1 3, पेंटेन में कितने कार्बन, हेप्टेन में 7, नोनेन 9, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ना। इनके कंबशन के लिए ऑक्सीजन हमेशा होल नंबर इंटीजर लगेगा, कंप्लीट इंटीजर, फ्रैक्शन नहीं है वो। लेकिन इथेन कितने कार्बन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, डेकेन, सारे इवन नंबर ना। इनके कंबशन में ऑक्सीजन फ्रैक्शन में चला जाएगा। चाहे तो तुम लोग एक और देखो सामने ही, हेक्सेन C6H14 प्लस O2 गिविंग CO2 प्लस H2। इसे बैलेंस करना है हमें। C6 कैसे बैलेंस हो जाएंगे, 14 हाइड्रोजन, 6 2 जार प्लस 7 19 ना। अगर मैंने यहां पे 19 लिखा तो 38 ऑक्सीजन आइटम्स हो जाएंगे। समझा अभी, पक्का याद रहेगा ये नीट के एक दिन में सब कुछ याद रहना चाहिए। हाँ चलो, रिएक्शन बैलेंस कैसे करना है अभी समझा, वेरी क्लियर। हाँ चलो अभी हम लोग प्रॉब्लम पर आते हैं। अपना बैलेंस रिएक्शन निकला है 2C2H6 प्लस 7O2 गिविंग 4CO2 प्लस 6H2, बराबर। इन सभी के अब मासेस कैलकुलेट करेंगे हम लोग। हमें एक प्रॉब्लम में क्या पूछा है, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। कितना CO2 कितना ग्राम प्रोड्यूस हुआ है ये पूछा है। उसके लिए हम लोगों ने एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखा है। अब C2H6 का मास 2 × 12 प्लस 6, करेक्ट। ये कहां से आया समझा, कार्बन के दो आइटम, उसका एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ही है तो सीधा 6 ही लिखा है। लेकिन इथेन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। 12 2 जार 24 प्लस 6 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 7O2, मतलब सिंपली 14 × 16 ना, इजंट इट। 14 कहां से आया, ऑक्सीजन आइटम्स है वो। हाँ 16 4 जार 64 कैरी 6, 16 1 जार 16 प्लस 6 22। 4 तो कॉमन रहेगा, कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस 2 × 16, टोटल आ जाएगा 44। 44 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट्स गोइंग टू बी 176 एंड 6H2O 6 मल्टीप्लाइड में रहेगा 2 प्लस 16 18 6 जार 108। अब ये हम लोगों ने मासेस कैलकुलेट किए है ना, तो इन सबका यूनिट क्या रहेगा। इसका मतलब हम लोग अभी रिलेशन क्या लिख सकते हैं, देखो जब हम लोग 60 ग्राम इथेन ले रहे हैं तब it corresponds to how much grams of CO2, 176 ग्राम ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड, बराबर। हमें प्रॉब्लम में कितना ग्राम इथेन बोला है, तो 24 ग्राम ऑफ इथेन जब लेंगे तब x ग्राम ऑफ CO2 जो हमें निकालना है, यूनिटरी मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, x इज गोइंग टू बी 176 × 24 अपॉन 60। 8 3 जार, नहीं 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 ठहरो, 3 8 जार 3 2 जार एंड 4/10, मतलब 17.6 × 4, तो यह आ जाएगा 6 4 जार 24 30 7, 70.4 ग्राम ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड। ये अपना आंसर आ जाएगा।
मल्टीप्लिकेशन तो तुम लोग कर लोगे, मेथड समझा है क्या करना है? वेरी क्लियर। भूमि समझते हैं ना? हाँ। नेहा समझा? अनुषा समझेगा? ठीक पता है ना? लक्ष्मी समझा? किसका? नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स ना? ठीक है, लिखो। चलो, नोट डाउन न्यूमेरिकल्स फॉर होमवर्क। नंबर वन, हाउ मच मीथेन, हाउ मच मीथेन will be required, how much methane will be required to produce 11 gram of CO2, 11 gram of CO2 on complete combustion, on complete combustion. Second, uh, calculate the quantity of water in grams produced on, calculate the quantity of water in grams produced on complete combustion, produced on complete combustion of 40 C2H4 is 28 14 gram 14 14 gram of ethene, इथिन फॉर्मूला चेंज हो जाएगा अभी, इथिन का फॉर्मूला इथीन C2H4